Very good afternoon and welcome to the class MMV। तो हम शुरू करते हैं ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स एक नई विंग है यहाँ के इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। मैकेट्रॉनिक्स का मतलब है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को मिला दिया तो बन गई मैकेट्रॉनिक्स। मतलब सारी जो भी मशीनें हैं वो आजकल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं। उसके पीछे कारण हैं कि इंसान उतनी मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, उतना ध्यान नहीं दे सकता मशीन की तरफ, पर इलेक्ट्रॉनिकली मशीन को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। जिसका उदाहरण है CNC मशीनें जो प्रोडक्शन में यूज़ हुई। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो एरोप्लेन्स में यूज होती थी वो अब कारों में यूज होने लग गई। क्यों? इसके पीछे कारण हैं। क्यों? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑटोमोबाइल है क्या। तुम्हें 2-2 साल हो गए पूरे। ऑटोमोबाइल क्या है? स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन, यानी सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। और ये सेल्फ प्रोपल्शन की उसे शक्ति कहां से मिल रही है? पावर प्लांट या इंजन से। और क्या जानते हो ऑटोमोबाइल के बारे में? इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्यों होता है? इट हैज़ टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब इसका प्रयोग यात्रियों या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। It has to carry passenger and goods। goods का मतलब है सामान। कैसे? with safety, with comfort and इकोनॉमी। जो भी सामान या यात्री उसमें बैठे हुए हैं वो सुरक्षित रहें, सामान भी सुरक्षित रहे, आरामदायक यात्रा हो और खर्चा भी कम आए। अब सेफ्टी का क्या मतलब है? सेफ्टी के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, पहले तो खुद की ऑटोमोबाइल की सेफ्टी। सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर एंड को ड्राइवर, जो वाहन को चला रहा है, जो उसके साथ बैठा हुआ है बगल में, वो को ड्राइवर है, उसका एक सह ड्राइवर है, वो जो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है। जो फ्रंट में ड्राइवर के बगल वाली सीट होती है उसको को ड्राइवर सीट कहा जाता है। यानी जो फ्रंट में बैठा हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी ड्राइवर के ही जिम्मेदारी के बराबर है। समझ में आ रही बात? सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स एंड ऑक्यूपेंट्स। जो भी लोग ऑटोमोबाइल में बैठे हुए हैं, जो भी उस कार में, बस में, ट्रक में बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा। सेफ्टी ऑफ द गुड्स, अगर वो गुड्स कैरियर है तो उसमें दुनिया भर का सामान लेके जाया जा रहा है, उसमें राशन भी लेके जाया जा रहा है, उसमें फल एवं सब्जियां भी ले जाई जा रही हैं, उसमें दूध भी लेके जाया जा रहा है, अंडे भी लेके जाए जा रहे हैं, तेल के कनस्तर लेके भी जाया जा रहा है, केमिकल भी लेके जाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल एंड गैस के टैंकर भी हैं, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल भी हैं। वो कोई ट्रक ऐसा भी हो सकता है जो छोटी कारों को लेके जा रहा है, बाइक्स को लेके जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रेलर है वो ट्रैक्टरों को लेके भी जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रेलर का मतलब है कि वो उसमें जो आगे
है 6 व्हीलर, वो खींचने वाला ट्रैक्टर है, उसके पीछे फिर कंटेनर कैरियर लगते चले जाते हैं, वो फिर 5th व्हील कपलिंग उसमें आती है बीच में, तो उसमें कंटेनर रखे जाते हैं और वो कंटेनर्स फिर सामान इधर उधर लेके जाते हैं। और कई बार वो कंटेनर के बजाय वो खुला ट्रेलर होता है, उसमें रॉ मटेरियल यानी लोहे की चादरें और कई ऐसे रोल वो लेके जाते हैं। तो ऑटोमोबाइल का प्रयोग बहुत जगह हो रहा है। जो भी सामान उसमें है उसकी भी सेफ्टी ऑफ द अदर रोड यूजर्स, उसी वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन भी सड़क पे चल रहे हैं, स्कूटरिस्ट हैं, मोटरसाइकिलिस्ट हैं, अदर कार्स हैं, बसेज हैं, जो साइकिलिस्ट है जो पैडल साइकिल से चल रहा है, इसके अतिरिक्त जानवर भी चल रहे हैं सड़क के ऊपर, पैदल यात्री भी चल रहे हैं सड़क के ऊपर। इन सब की सुरक्षा का भी ध्यान इसने रखना है। सेफ्टी ऑफ द पेडेस्ट्रियन, सेफ्टी ऑफ द अदर रोड यूजर्स एंड सेफ्टी ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, अ पावर प्लांट जनरेट्स द पावर टू प्रोपेल। एक पावर प्लांट होता है जो कि इसको प्रोपेल्सन की शक्ति जनरेट करता है, और ऑटोमोबाइल का प्रयोग यात्रियों या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कैसे? विथ सेफ्टी, कंफर्ट एंड इकोनॉमी। सेफ्टी की बात समझ में आ गई? सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, ऑक्यूपेंट्स, गुड्स, अदर रोड यूजर्स, पेडेस्ट्रियंस सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। कंफर्ट है कि जो भी यात्री उसमें यात्रा कर रहे हैं वो कंफर्टेबल यात्रा करें, ये नहीं कि वो ऑटोमोबाइल बहुत उछल रहा हो और सब यात्री उल्टी कर रहे हों। और उछलने से क्या होगा, जो गुड्स है, जो टूटने फूटने वाला सामान है, जो मेडिसिन है और केमिकल के जो बॉटल्स वगैरह हैं या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स वगैरह हैं, वो भी ना टूटे फूटे। समझ में आई बात? वो है कंफर्ट। इकोनॉमी, उसका एक तो वो स्वयं भी सस्ता हो, उसका मेंटेनेंस सस्ता हो, उसमें सस्ता फ्यूल यूज होता हो, यानी उसकी फ्यूल इकोनॉमी भी बढ़िया हो, और जो पीरियोडिकल मेंटेनेंस हैं उनके बीच अच्छा इंटरवल हो ताकि बचत हो। ये नहीं कि हर चक्कर में उसको काम कराना पड़ रहा है, टायर की भी खपत कम हो, फ्यूल्स की भी खपत कम हो, लुब्रिकेंट एंड अदर जो पार्ट्स वगैरह चेंज करने होते हैं उनकी भी कम हो। ठीक है, वो है इकोनॉमी। ठीक है, उसका मतलब है इकोनॉमी से। अब हम ऑटोमोबाइल को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, इसके सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स। इसको हम सबसे पहले क्या कहा, ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। शक्ति कहां से मिल रही है? इंजन से। इसे पावर प्लांट या इंजन को हम अलग कर लेते हैं। होता ये भी पावर प्लांट या इंजन को हम एक तरफ कर लेते हैं। और क्या होता है इसको, इसमें एक होता है सैसी। ठीक है, इसको एक्चुअली सैसी बोला जाता है, चैसी बोलो, कोई कुछ भी बोलो। ये एक पूरा एक कंकाल है, एक रीढ़ की हड्डी है। और तीसरा इसको सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर या इसको बॉडी बोल सकते हो। अब हमने ऑटोमोबाइल को और गहराई से समझने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग कर दिया हमने, पावर प्लांट को अलग कर दिया,
चैसी को अलग कर दिया और उसकी बॉडी को अलग कर दिया। ये सुपर स्ट्रक्चर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये कार भी हो सकती है, ये एसयूवी भी हो सकती है, ये बस भी हो सकती है, ये ट्रक भी हो सकता है। अब कारों में भी दुनिया भर की कारें, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ई क्लास, एस क्लास। एसयूवीज में भी कॉम्पैक्ट एसयूवी, बिग एसयूवीज, बस में साधारण बस, डीलक्स, लग्जरी बसेस, स्लीपर कोचेज। ट्रक्स में तो अभी क्या बोला था, ट्रैक्टर ट्रेलर से शुरू करते हैं, हाफ बॉडी, फुल बॉडी, टिपर, कंटेनर, रेफ्रिजरेटेड, कैदियों को ले जाने वाला वाहन, पुलिस बस एंड पुलिस ट्रक, और भी कई तरह से, मिक्सर ट्रक, माइनिंग के लिए डंपर हो गया, टिपर। तो ये कई तरह के, इसीलिए इसको सुपर स्ट्रक्चर लिखा है, क्योंकि ये फिर कई प्रकार के आगे ये बॉडी से रिलेटेड है कि वो और उसका कार्य क्या है। अब ये इंजन भी चैसी के ऊपर ही रहता है, पर इंजन के साथ रेडिएटर, कूलिंग सिस्टम है, चार्जिंग सिस्टम है, और बहुत सारे सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स हैं। यही वो पार्ट है जो कि चैसी के साथ लगकर पूरा ऑटोमोबाइल का निर्माण कर रहा है। विदाउट इंजन ऑटोमोबाइल नहीं है, वो फिर बैलगाड़ी हो सकती है, वो भैंसा गाड़ी हो सकती है, या घोड़ा गाड़ी हो सकती है, या फिर वो रिक्शा हो सकता है, पैडल रिक्शा, ठेली रिक्शा। ऑटोमोबाइल नहीं हो सकता बिना इंजन के। चैसी एक पूरा कंकाल है, सारा लेआउट चैसी के ऊपर है। इंजन, रेडिएटर, इंटरकूलर, एसी का कंप्रेसर, ये सब चैसी के साथ ही लगे हुए हैं। तो हमने इसको इंजन के साथ जो एसेसरीज लगी है, इसलिए हमने उसको किनारे कर दिया। अब यहां इसके अतिरिक्त तो और क्या क्या होता है, बिल्कुल आगे से पीछे की तरफ को चलते हैं। इंजन के जस्ट बाद होता है क्लच। क्लच एक कपलिंग है जो कि इंजन की पावर को गियर बॉक्स के साथ जोड़ती और तोड़ती है, इंगेज करती है और डिसंगेज करती है। जब वाहन को चलाना होता है तो क्लच इंगेज होता है, जब उसे रोकना होता है, थोड़ी देर के लिए रोकना होता है, गियर शिफ्ट करना होता है, वहाँ पर क्लच को डिसंगेज करना पड़ता है। क्लच के बाद लगा रहता है ट्रांसमिशन, या इसको कहते हैं गियर बॉक्स। ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स, आम भाषा में इसको गियर बॉक्स से ही बोल देते हैं। अब ये गियर बॉक्स जो करता है, ये टॉर्क को बढ़ाने का काम करता है। टॉर्क, पहियों को घुमाने की शक्ति। एक इंजन का टॉर्क है जो कि फ्लाईव्हील को घुमा रहा है, क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहा है। वही जो भी टॉर्क क्रैंक शाफ्ट में पैदा हुआ है, उससे वाहन नहीं चल सकता, क्योंकि वाहन के ऊपर और बहुत सारे रेजिस्टेंस का उसको सामना करना पड़ता होता है। बहुत सारे उस पर विंड रेजिस्टेंस है, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है, रोलिंग रेजिस्टेंस है, और भी बहुत सारे रेजिस्टेंस उसको ओवरकम करने होते हैं। तो इसलिए ट्रांसमिशन गियर बॉक्स बहुत ज़रूरी है। फिर गियर बॉक्स से उस पावर को फ्रंट व्हील की तरफ भी डाल सकते हैं या रियर व्हील की तरफ भी डाल सकते हैं। हम हैवी व्हीकल पे देख रहे हैं अभी। तो इसके बाद आती है ड्राइव लाइन, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, सेंटर बियरिंग, बेवल पिनियन, देन फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव या डिफरेंशियल। फाइनल ड्राइव या डिफरेंशियल, जो भी ड्राइव लाइन ने, जो भी प्रोपेलर शाफ्ट ने ड्राइव
फाइनल ड्राइव को दी, उसने वहां पर से उसे 90 डिग्री पर एक तो डिवाइड किया दोनों एक्सल हाफ शाफ्ट को। इसके अतिरिक्त ये जो टर्निंग के टाइम पर डिफरेंशियल एक्शन कि अंदर वाला पहिए को तो कम दूरी तय करनी पड़ती है मगर बाहर वाले पहिए को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो ये जो डिफरेंशियल एक्शन है वो करता है डिफरेंशियल असेंबली। उसके अंदर सन पिनियन एंड स्टार पिनियंस होते हैं, तो स्टार पिनियन वो काम करते हैं उस टाइम पर। फिर एक्सल केसिंग या एक्सल एक्सल शाफ्ट एंड केसिंग। अब चैसी और एक्सल शाफ्ट के मध्य सस्पेंशन सिस्टम फिट रहता है। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। एक्सल केसिंग के बाद व्हील्स एंड ब्रेक असेंबली, व्हील्स एंड टायर्स लिख देते हैं। पर जो सड़क के झटके हैं, सड़क हमेशा स्मूथ नहीं है, वो गड्ढा युक्त भी हो सकती है, वो कच्ची पक्की भी हो सकती है। तो वो सड़क के झटके न चैसी पे कोई किसी तरह का इफेक्ट डालें, बैंडिंग या शियर या उसे टेढ़ा करने की कोशिश करें, वो इंसानों और सामान को भी ना पहुँचें। उन झटकों को सहन करने के लिए जो सिस्टम होता है वो होता है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम में कॉइल स्प्रिंग्स होती हैं, लीफ स्प्रिंग्स होती हैं, डैम्पर्स होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स, रबर बुशिंग्स होती हैं। एयर सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग्स होती हैं, बेलोज होती हैं, और उसके साथ पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, एयर कंप्रेसर, एयर टैंक एंड मैनी मोर पार्ट्स। वो सारे के सारे आगे सस्पेंशन सिस्टम में। वाहन की स्पीड को कम करना है, अधिक करना है, कभी रोकना है, तो उसके लिए जो कंट्रोल सिस्टम उसमें है ब्रेक, पर वाहन को मोड़ों में स्टीयर भी करना है, कभी लेफ्ट टर्न करना है, कभी राइट टर्न करना है, मोड़ों वाले रास्तों में लेके जाना है, तो स्टीयरिंग सिस्टम। इसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। स्टीयरिंग और ब्रेक सिस्टम को दोनों को मिलाकर इसे कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। ये दोनों सिस्टम मिलके स्टीयरिंग, क्योंकि स्टीयर करने के काम आता है, वाहन को लेफ्ट राइट टर्न करने के काम आता है, दिशात्मक स्थायित्व प्रदान करने के काम आता है, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। और ब्रेक वाहन की गति को कम करने के लिए या वाहन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त वाहन को रात में चलना है तो हेडलाइट चाहिए, लेफ्ट राइट टर्न करना है तो टर्न सिग्नल्स चाहिए, हॉर्न चाहिए, सड़क में अन्य वाहन चल रहे हैं उनको इंडिकेट करने के लिए, और एक वार्निंग सिग्नल देने के लिए हॉर्न भी जरूरी है। तो इन सबको जो भी लाइटिंग के पार्ट्स हैं इनको सब हम लिख देते हैं कि एसेसरीज। ये अब ऑटोमोबाइल ये क्लियर हो रहा है। कितनी चीजें आ गई चैसी के साथ। अभी इंजन में सबसे आगे लगा रहता है रेडिएटर यानी कूलिंग सिस्टम, इसके सब सिस्टम्स हैं ये। देन लुब्रिकेशन सिस्टम, जो भी इंजन के पार्ट्स आपस में मिलके चल रहे हैं वो घिसे ना।
इन सब के अपने अपने कंपोनेंट हैं। देन फ्यूल सप्लाई एंड इंजेक्शन सिस्टम, फ्यूल सिस्टम लिख देते हैं इसको अभी हम। फ्यूल सिस्टम में फ्यूल टैंक से लेकर उसके पाइपलाइन, फिल्ट्रेशन, लो प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप, कॉमन रेल, इंजेक्टर्स, रिटर्न पाइप और ईवैप वाल्व। जब ये पेट्रोल इंजन है तो उसमें कार्बन कैनिस्टर, पीसीबी एंड मैनी मोर। फ्यूल सिस्टम एंड intake and exhaust system। और भी कई सिस्टम इसके साथ इंजन के साथ हो गए, बॉडी तरह तरह की हो गई। ये है ऑटोमोबाइल। अभी इसे और बढ़िया तरीके से देखेंगे तब समझ में आएगा ऑटोमोटिव मैकाट्रॉनिक्स। व्हाट इज ऑटोमोटिव मैकाट्रॉनिक्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ी इसकी जरूरत। ये जो भी इंजन हैं ये सब इंटरनल कंबशन इंजन है। कैसे इंजन है? इंटरनल कंबशन इंजन। क्या परिभाषा है इंटरनल कंबशन इंजन की? इंटरनल कंबशन इंजन की परिभाषा क्या है? चुप। जहां फ्यूल का दहन, इंजन एक मशीन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है और यह हीट उसे फ्यूल के जलने से प्राप्त होती है। जिन इंजनों में फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर जलता है वह इंजन कहलाते हैं इंटरनल कंबशन इंजन या अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजनों में जो भी फ्यूल यूज हो रहा है वो है डीजल और पेट्रोल। अभी लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ाया था तो क्या बोला था? डीजल एंड पेट्रोल आर व्हाट? ये हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या है? द फ्यूल यूज्ड इज, चाहे जो भी फ्यूल यूज हो रहा है वो हाइड्रोकार्बन है। यानी इसमें हाइड्रोजन है और इसमें कार्बन भी है। और जब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में 4 स्ट्रोक डीजल इंजन या 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब उसके पर गर्म हवा के ऊपर फ्यूल का स्प्रे किया जा रहा है तो वह फ्यूल जलना शुरू हो रहा है, जल रहा है। फिर दहन की कई उसके चरण है, स्टेजेस ऑफ कंबशन। फर्स्ट क्या है? डिले पीरियड। सेकेंड है अनकंट्रोल्ड कंबशन। थर्ड कंट्रोल्ड कंबशन। फोर्थ पोस्ट कंबशन। गुड। मैंने पहले भी कहा 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कंबशन एकदम से नहीं होता, ज्वलन की प्रक्रिया ही सबसे कठिन प्रक्रिया है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। वो क्लोज्ड इंजन सिलेंडर के अंदर हो रही है। हम यहां पर माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो वो भी बड़ी मुश्किल से जलती है, यहां पर्याप्त मात्रा में हवा है। पर ये बंद सिलेंडर के अंदर दहन होना है जहां एक निर्धारित मात्रा में हवा है, उसको भी गर्म किया गया है और पता नहीं कि अंदर कितनी हवा आई है और वो कितना गर्म हुई है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करके एक परिकल्पना की कि इसको यदि इतने प्रेशर से दबाया जाएगा, इतनी हवा आएगी तो इसका तापमान 440 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, इसके ऊपर फ्यूल का स्प्रे किया जाएगा तो आग लगेगी। आग जलेगी तो हीट मिलेगी एंड दैट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल वर्क। उसी पर यह काम कर रहा था, चलता आ रहा था।
परंतु जब ये फ्यूल जलता है, ये हाइड्रोकार्बन जब इंजन सिलेंडर के अंदर जलता है, तो जलने के बाद जब भी तुम लोग आग जलाते हो, लकड़ियां जलाते हो, तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। वो धुआं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो बाहर हम जला रहे हैं आग, तो यहां तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगी, परंतु वो जो इंजन सिलेंडर के अंदर जला हुआ है और उसके अंदर हवा हम मान ले रहे हैं कि उसके आयतन के बराबर आई हुई है। ये एक इंजन सिलेंडर है, इसका 90 mm बोर डाया है, D is equal to 90 mm and length of stroke is 100 mm। बताओ इसके अंदर कितनी हवा आई है जल्दी से। S 100 mm, D 90 mm। इसके अंदर कितनी हवा आई? इसके आयतन के बराबर हवा आएगी, या π/4 d² इंटू S। ये दोनों सूत्रों से तुम इसके अंदर निकाल सकते हो कि इसके अंदर कितनी हवा आई। और जो हवा आई है उसमें मात्र 21% ही ऑक्सीजन है। जो वायुमंडल में हवा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%, 20.9% है, लेकिन 21% मान लेते हैं। N2 कितनी, नाइट्रोजन कितनी है? बाकी अदर गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अन्य गैसों का मिश्रण है। पर ज्वलन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। चाहे कितनी भी ऑक्सीजन आई है, उसका ओनली 21% ही ऑक्सीजन है उसके अंदर, इसलिए ज्वलन थोड़ा मुश्किल है, जटिल प्रक्रिया है वो। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। अब चूंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, पर नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। साधारण प्रक्रिया में वह कोई क्रिया किसी के भी साथ नहीं कर रही है, परंतु डीजल इंजनों में जब कंबशन हो रहा है तो वहां पर तापमान कितना जा रहा है? 1800 डिग्री से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड, और पेट्रोल इंजनों में 1375 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही तापमान 1300 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो अब नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर NOx बना लेती है। और यहाँ दोनों ही केस में, चाहे वह पेट्रोल इंजन है चाहे वह डीजल इंजन है, दोनों ही केस में NOx बन रही है। तापमान 1300 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा रहा है। पेट्रोल इंजनों में 1375 और डीजल में 1800 से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये SI इंजन है और ये CI इंजन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन एंड स्पार्क इग्निशन इंजन। फ्यूल यूज हो रहा है, एक में पेट्रोल, दूसरा में डीजल। तो कितने बाई प्रोडक्ट बन गए? पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन NOx। अभी मान लिया ये पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल 100 ऑक्टेन का है, इसमें C8H18, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, CnH2n+2, तो आइसो ऑक्टेन है C8H18। अब बताओ, वो हाइड्रोजन तो उसमें बहुत ज़्यादा है, ये कहाँ जाएगा? इनमें पूरी तरह से ज्वलन कंप्लीट नहीं हो पाता, इस वजह से कुछ अध जले हाइड्रोकार्बन भी वायुमंडल में विक्षेपित हो जाते हैं। और बहुत सारी हाइड्रोजन है,
जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वाटर वेपर भी बना लेती है। बहुत सारा कार्बन निकलकर अलग से लुब्रिकेंट के साथ मिलकर, लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी रेटिंग है, सब कुछ है, परंतु जैसे जैसे इंजन पुराना होता चला जाता है, सिलेंडर लाइनर में घिसावट आ जाती है, पिस्टन रिंगों के अंदर घिसावट आ जाती है। तो पिस्टन रिंग्स एंड सिलेंडर लाइनर के मध्य से गैसें ब्लो बाई होने लगती हैं। जब गैसें ब्लो बाई हो रही हैं तो ये लुब्रिकेंट भी, प्रेशराइज्ड लुब्रिकेंट भी यहाँ कंबशन चैम्बर में आ सकता है, आता है, आ सकता है नहीं, आता है। तब ये पार्टिकुलेट मैटर बनाता है जिसको बोलते हैं पीएम पार्टिकल्स। जब कार्बन जमा हो जाती है और वो छोटे छोटे कणों में बढ़ जाती है, वो कहते हैं सूट पार्टिकल्स। इतनी सारी चीजें आफ्टर कंबशन बनती हैं। क्या क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन, वाटर वेपर, particulate matter and shoots. These are the byproducts of combustion. तो these are the byproducts of combustion. अब इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक टॉक्सिक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है ये। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से पहले ये समझा जाता था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कोई ज़्यादा, ये NO2 अगर बन रही है तो लाफिंग गैस है, ऐसा नहीं है। अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन वेरी इंजूरियस टू ह्यूमन, जीव जंतु, मतलब ये मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी के लिए यह हानिकारक है। H2O तो वाटर वेपर है, कोई फर्क नहीं है। परंतु ये जो डीजल और पेट्रोल है इसमें अभी भी 0.1% सल्फर यूज होती है, और ये वाटर वेपर इस सल्फर के साथ मिलकर H2SO3 एंड H2SO4 एसिड बना देती। समझ में आ रही बात? Particulate matters very injurious, very dangerous. ये जितनी भी लंग कैंसर्स और ब्रोंकाइटिस, खांसी, दमा, इन रोगों के लिए ये बहुत हानिकारक है। ये जो NOx है इसके साथ ये पर्टिकुलेट मैटर्स और वायुमंडल की धूल जब पूरे वायुमंडल में फैल जाती हैं और टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, तापमान में कमी या तापमान में वृद्धि होती है, खासकर जाड़ों के दिनों में, तो महानगरों के ऊपर एक काली चादर सी छाया, काली चादर सी ऊपर से तन जाती है, एक पॉली हाउस सा बन जाता है, वो कहलाता है स्मोग। तो ये वेरी इंजूरियस है। इन पर हम कल बात करेंगे कि ये जो भी चीज़ें बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं यह वायुमंडल के लिए, मानव जीवन के लिए, ग्लेशियर्स के लिए, हिमालय के लिए, नदियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हैं। इसको निकलने से बचाने के लिए, इन एग्जॉस्ट गैसों का ट्रीटमेंट करने के लिए, ताकि जो गैसेस निकलें वो वायुमंडल को प्रदूषित ना करें, तब इस मैकाट्रॉनिक्स का विकास हुआ। ठीक है, तो इस पर कल बात करेंगे। आज जो कुछ पढ़ाया गया है या पहले जो कुछ पढ़ाया गया है उसको पढ़ के आना। ठीक है, सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।